Hi to everyone, welcome to Academia Classes। एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम पिछले सालों में आने वाले एसएससी इंग्लिश क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, पहला सवाल है कि आपको वाक्य दिया गया है और उसमें इडियम या फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, उसे अंडरलाइन भी कर दिया गया है। आपको बताना है उस इडियम या फ्रेज का क्या मतलब है। आसान भाषा में इस बड़े सवाल का यही अर्थ है। वाक्य दिया है, ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली एंड राइजेज विद द लार्क, कि वह आमतौर पर यानी कि शाम को जल्दी सो जाता है, एंड राइजेज विद द लार्क, यहाँ पर ईडियम इस्तेमाल की गई है राइजेस विद द लार्क। आपको बताना है इसका आसान भाषा में क्या अर्थ होता है, इंग्लिश में भी। ओके, वेरी लेट, आफ्टर सनराइज, वेरी अर्ली, एट मिडनाइट। तो इसका सही जवाब है वेरी अर्ली। वेरी अर्ली याद रखना है। राइजेस विद द लार्क का अर्थ होता है एकदम सुबह उठना, एकदम सुबह उठना, एकदम सुबह उठना इसका अर्थ होता है। याद रखना है, एकदम सुबह उठने के लिए राइजेस विद द लार्क का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। दे अटेम्प्ट टू गेट बैक स्टोलन नेकलेस प्रूव्ड टू बी अ वाइल्ड गूस चेज, यानी कि उनका जो नेकलेस चोरी हो गया था उसको हासिल करने के लिए, दोबारा पाने के लिए उनका जो प्रयास था, वाइल्ड गूस चेज कैसा रहा? वाइज डिसीजन, टाइमली एक्शन, यूजलेस सर्च, डिलेड एक्शन। ओके, तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है यूजलेस सर्च, मतलब विफल प्रयास, मतलब विफल प्रयास, ऐसा प्रयास जिसका कोई नतीजा न निकला हो, उसका कोई फायदा ना पहुंचा हो, उसको क्या बोलेंगे? यूजलेस सर्च, वाइल्ड गूस चेज। ओके, याद रखना है वाइल्ड गूस चेज का अर्थ होता है विफल प्रयास। एट द विट्स एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड। एट द विट्स एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड, इसका ट्रेड इससे पता चल रहा है कि वह अपने पुराने तरीके पर कारोबार में लौट गया, पुराने व्यापार को लौट गया, वही कारोबार करने लगा। लेकिन इसका क्या अर्थ है? एट द विट्स एंड, इसका अर्थ आफ्टर केयरफुल थिंकिंग, ओवरजॉयड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कॉन्फिडेंटली। इसका सही आंसर है नॉट नोइंग व्हाट टू डू। इसका अर्थ होता है, एट द विट्स एंड का अर्थ होता है यानी कि पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना, यानी कि कंप्लीटली 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 कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाने को असल में एट द विट्स एंड, कि जब वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, उसके दिमाग में मतलब कोई भी एक आगे का प्लान नहीं आया। ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड, वह अपने पुराने तरीके पर या पुराने कारोबार पर पहुंच गया, वो चलाने लगा। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, जब नाचने की बात आती है तो वो इज ऑल थम्स, तो वो ऑल थम्स है। क्या मतलब वो ऑल थम्स? कि जब वो नाचने की बात आती है तो क्या होता है? क्या वो एक ट्रेनर है, क्लमसी है, एक्सपर्ट है, लेजी है, क्या है वो? असल में क्लमसी है। क्या है क्लमसी? मतलब ऑल थम्स का मतलब होता है बेढंगे तरीके से हाथ हिलाना, बेढंगे तरीके से हाथ हिलाना, बेढंगे तरीके से हाथ हिलाना। ओके, तो क्या अर्थ होगा कि जब भी बात आती है नाचने की तो वो बेढंगे तरीके से हाथ हिलाने लगता है। ओके, अगला सवाल देखिए। द डे द न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड पीपल मेड अ बी लाइन टू परचेज इट, यानी जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ लोगों ने मेड अ बी लाइन टू परचेज इट। अब मेड अ बी लाइन, यहाँ पर एक फ्रेज इस्तेमाल हुई है, क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ वॉज डाउटफुल, रश्ड, रिफ्यूज्ड, वेंट ऑनलाइन। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है रिफ्यूज्ड। क्या होता है? रिफ्यूज्ड, मत रिफ्यूज नहीं, सॉरी, रश्ड। क्या अर्थ होता है? रश्ड, यानी कि जब लॉन्च हुआ प्रोडक्ट तो उसको खरीदने के लिए लोगों ने भीड़ जमा कर ली। तो मे का बी लाइन का अर्थ होता है भीड़ जमा करना या जमा होना, या जमा होना। क्या अर्थ होता है? मे का बी लाइन मतलब जमा होना। तो क्या अर्थ होगा पूरा? कि जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ लोग जमा हो गए इसे खरीदने के लिए। ओके, अगला सवाल देखिए। In the following 7 questions, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentences and indicate it by blackening the appropriate circle in the answer sheet. Okay,
आने वाले सवालों में यानी कि एक पूरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको उस पूरे स्टेटमेंट के लिए एक सही यानी कि अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है। लाइक हियर अ रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, मतलब बार बार दोबारा चोरी करने की तीव्र इच्छा होना ये किस बात की अलामत है? ये चोरी की बीमारी होने की अलामत है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर निमोनिया कहते हैं, निम्फोमेनिया कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया, इंसोम्निया। इन चारों में से क्या सही आंसर है? तो निमोनिया, निम्फोमेनिया, इंसोम्निया नहीं है, बल्कि क्लेप्टोमेनिया सही उत्तर है। क्लेप्टोमेनिया सही उत्तर है। चोरी की जो बीमारी होती है उसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। चोरी की बीमारी क्या कहलाती है? क्लेप्टोमेनिया। ओके, निमोनिया है। निमोनिया क्या है? निमोनिया बीमारी का नाम है, हम भी निमोनिया के नाम से ही इसका प्रयोग करते हैं। निम्फोमेनिया यानी स्त्री संबंधित रोग है, ये इसको निम्फोमेनिया कहते हैं। इंसोम्निया नींद न आने की बीमारी, नींद न आने बीमारी को क्या कहते हैं? इंसोम्निया। ओके, इफ यू आर मेकिंग नोट्स प्लीज राइट डाउन दिस ऑल थिंग्स। अगला सवाल देखते हैं। एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसा काम, एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर्स यानी दूसरे की रेपुटेशन को इंजर्ड करने के लिए यानी कि तकलीफ पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए जो स्लैंडरस कम्युनिकेशन की जाती है या एक टिप्पणी की जाती है, इस पूरे एक्ट को वन वर्ड में क्या कहा जा सकता है? ऑर्केस्ट्रेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, एब्रेशन, डिफेमेशन। सही आंसर तो डिफेमेशन है। सही आंसर क्या है? डिफेमेशन। याद रखना है, यानी किसी के नाम को कलंकित करना, नाम को कलंकित करना, इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? डिफेमेशन। ऑर्केस्ट्रेशन किसको बोलते हैं? वाद स्थान को। किसको? वाद, यहाँ पर मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन को भी ऑर्केस्ट्रेशन बोल सकते हैं हम, यहाँ पर संगीत बनाया जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे हम गलत बयानी, मतलब किसी को मिस रिप्रेजेंट करने को ही असल में मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, गलत बयानी। एब्रेशन बोलते हैं विचलन को, मतलब जो आम रिवाजों से हटकर चलता है उसको एब्रेशन बोलते हैं। अगला सवाल देखिए। नॉट सुटेबल ईटिंग, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अनईटेबल, इनएडिबल, टेस्टलेस, स्पाइसी। तो इसका सही जवाब है इनएडिबल। क्या? इनएडिबल, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? ओके, अनईटेबल भी इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टलेस मतलब फीका, जिसमें कोई मजा नहीं है। ओके, स्पाइसी मसालेदार, स्पाइसी यानी कि शब्दों से आप वाकिफ हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन, यानी स्किन का जो अध्ययन है और उसकी बीमारियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो इसका जवाब क्या है? एंडोक्रिनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, गायनोकोलॉजी। ये 4 शब्द है, इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है डर्मेटोलॉजी। इस अध्ययन को या इस स्टडी को असल में स्टडी ऑफ स्किन कहा जाता है, जिसमें स्किन की बीमारियों की भी स्टडी की जाती है। ओके, त्वचा विज्ञान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? त्वचा विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? त्वचा विज्ञान। याद रखना है, हिंदी में वन वर्ड त्वचा विज्ञान इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? यानी कि ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स का अध्ययन। किसका अध्ययन? हार्मोन्स का। हार्मोन का अध्ययन होता है ना जो, उसको, लेकिन ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले, निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंडोक्रिनोलॉजी। ऑर्थोपेडिक्स यानी कि जो विकलांगता संबंधित अध्ययन है ना, विकलांगता संबंधित
अध्ययन, संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स। ये तो मशहूर है, थोड़ा सा ये याद होना भी चाहिए। गायनोकोलॉजी बोलते हैं स्त्री विशेष रोग, स्त्री विशेष यानी कि स्त्रियों से संबंधित कोई विशेष रोग होते हैं उनको क्या बोल, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? गायनोकोलॉजी। ओके, अगला सवाल देखिए। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, व्यक्ति जो बगैर किसी इनविटेशन के पहुंच जाता है उसे बगलर, वेंडल, इंट्रूडर, थीफ, इन चारों में से क्या कहा जा सकता है? उसे कहा जाता है इंट्रूडर। क्या कहते हैं? इंट्रूडर। इसके लिए जो शब्द हिंदी में इस्तेमाल होता है वो है घुसपैठिया। घुसपैठिया, घुसपैठिया ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, आजकल तो अखबारों में आता ही रहता है। बगलर यानी चोर, बगलर यानी चोर। ओके, वेंडल यानी बदमाश, गुंडा, बदमाश और बदमाश, गुंडा। थीफ, थीफ यानी क्या होगा? चोर होगा। क्या होगा? चोर होगा। अगला सवाल देखते हैं कि अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसम मॉरल लेसन, ऐसी कहानी जिसमें एनिमल्स को ऑब्जेक्ट्स बनाकर मतलब कैरेक्टर देकर एक नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसी कहानी को क्या कहा जाएगा? लेजेंड, फेबल, एलिगरी, पैरेबल। तो ऐसी कहानी को कहा जाएगा फेबल। क्या कहा जाएगा? फेबल। क्या कहा जाएगा? फेबल। ऐसी कहानी जिसमें यानी कि जानवरों के जरिए से नैतिक पाठ पढ़ाया जाए, ऐसी कहानी को फेबल कहते हैं। लेजेंड बोलते हैं पौराणिक कथा को। किसको बोलते हैं? पौराणिक कथा, पौराणिक कथा, पौराणिक कथा। फेबल यानी जानवरों के जरिए से दिया जाने वाला नैतिक पाठ, ऐसी कहानी को बोलते हैं फेबल। एलिगरी बोलेंगे, एलिगरी बोलेंगे अपन कहानी रूपक कथा, कहानी भी बोलते हैं, कहानी तो होती है ये रूपक कथा, रूपक कथा। ओके, इसके अलावा इसे नीति कथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीति कथा। क्या बोलते हैं? नीति कथा। अगला पैरेबल। पैरेबल किसे बोलते हैं? पैरेबल बोलते हैं उपमा को। किसको बोलते हैं? उपमा, कहावत, ये मीनिंग आते हैं किसके? पैरेबल के। अगला सवाल देखो। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ऐसी प्रोसेस जहां पर बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी शामिल होती है उसे क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, रेड टैपिज्म, नेपोटिज्म। सही जवाब तो रेड टैपिज्म है। रेड टैपिज्म। अगर आप सरकारी कार्यालयों में, डिपार्टमेंट में गए होंगे तो आपने देखा होगा फाइल्स के वर्क बहुत ज्यादा होते हैं, उनके ऊपर रेड टैप यानी कि इस्तेमाल की जाती है, वहीं से ये शब्द वजूद में आया है, मतलब एग्जिस्ट में आया है रेड टैपिज्म। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है शाही, नौकरशाही। क्या होता है? नौकरशाही, नौकरशाही। ओके, डिप्लोमेसी, कूटनीति, कूटनीति। ओके, अगला है रेड टैपिज्म, फीतावाद, फीतावाद बोलेंगे हम रेड टैपिज्म को। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। ओके, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है मीडिया में, नेपोटिज्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड को लेकर। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो न्यूज चैनल्स वगैरह में चलते रहे, तो आपको याद होना जरूरी है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।